हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके सामने आया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था। और अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे होंगे बराबर, तो मैंने हमेशा आपसे एक चीज़ बोली है कि जिस टूर के लिए हम लोग निकले थे फ्रेंड्स, वो लगभग 4000+ किलोमीटर्स का एक टूर था, और जिसमें लगभग हम लोगों को 19 डेज लगे इस पूरे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि फ्रेंड्स, जब मैं वापस अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट करके आऊँगा, तो मैं आपको एक टोटल एक ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक्चुअल में हमारा ये जो ट्रैवलिंग हुई है, इस ट्रैवलिंग में हमारा लगभग क्या खर्चा आया है। लाइक होटल स्टे से लेकर के, हमारी फूडिंग से लेके, हमारे फ्यूल कंजम्पशन से लेके, जिसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों ही इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद हमने क्या शॉपिंग वगैरह करी, मतलब एक टोटल एक लमसम आपको मैं एक अमाउंट बताने वाला हूँ कि लगभग अगर आप इतने दिन के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी से अपने फैमिली के संग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको लगभग क्या एस्टिमेट खर्चा आ सकता है। लेकिन इससे फ्रेंड, जो सबसे मेन जो बात है वो है आपका गाड़ी का फ्यूल। क्योंकि बेसिकली आप अपनी गाड़ी के फ्यूल से ही थोड़ा पैसा सेव कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करते हैं, और प्लस अगर उसमें बेनिफिट तब है जब आपकी गाड़ी में अगर सीएनजी है, तो वो तो अल्टीमेट है फ्रेंड्स। वो वाकई में आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने वाला है, जैसे जो मेरे साथ हुआ है प्रैक्टिकली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं या बाय ट्रेन अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, तो फ्रेंड्स उसका फिर जो है आप समझ सकते हैं कि उसका आप वेरिएशन अलग जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एडिशनल खर्चा होगा। क्योंकि हम फ्लाइट और ट्रेन से सिर्फ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद जो हमारा घूमना है, कहीं जाना है, उसके लिए हमें लोकल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर जो है ना कॉस्ट बेयर करता है। सो आज इन सब चीज़ों के ऊपर ही फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आपको आज ये सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा डिटेल भी होगा, थोड़ा ब्रीफ भी होगा, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आपको आज इस वीडियो से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से 25 मई की नाइट में हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और जो हमारा पहला डेस्टिनेशन था वो था झांसी से इंदौर। सो झांसी से इंदौर हम लोग पूरी नाइट हमने ड्राइव करी है। क्योंकि अगर आप व्लॉग देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग झांसी से करीब लगभग 11 बजे के आसपास निकले थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग इंदौर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे फ्रेंड्स। तो वहां पर पहुंचने के बाद, तो पहले मैं आपको सारे डेस्टिनेशंस बताऊंगा फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक्चुअल में क्या खर्चा किस चीज़ का रहा है, जिससे आपको पता लग जाए फ्रेंड्स कि हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, तो हमारा ये टोटल कॉस्ट किस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले वही बात है फ्रेंड्स कि हम लोग पहुंचे थे इंदौर, और इंदौर में जाने के बाद हम लोग ने वहाँ पर एक नाइट का हम लोग ने स्टे करा था। क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलना था, तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा वहाँ पर एक दिन का रेस्ट किया था। और दूसरा हमारा कारण था वहाँ रुकने का, क्योंकि चूँकि हम लोग ट्रैवलिंग पर निकले थे, तो हमारा यही प्लान था कि सबसे पहले हम लोग इंदौर जाएंगे। और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं पगडंडी इको फार्म। तो आपने बहुत सारी वीडियोस फ्रेंड्स उसके यूट्यूब में देखे होंगे, और काफ़ी लोग जाते हैं और उसके लोग वीडियोस भी बनाते हैं, और कह सकते हैं कि वहाँ उसके शॉर्ट्स भी लोग, काफ़ी लोग उसके शॉर्ट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो लोग देखते हैं उन वीडियोस को। तो अगर आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा फ्रेंड्स, हम लोग भी वहीं गए थे, पगडंडी इको फार्म। तो वहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स हमने बहुत मस्ती करी, और वहाँ वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। अगर आप वाकई में एनिमल लवर्स हैं, और अगर आपको जानवरों से प्यार है, पेट्स से प्यार है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इनफैक्ट आप वहाँ पर आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, स्नैक्स देखने को मिलेंगे, है ना। और काफ़ी बहुत तरीके की वैरायटीज़ की बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, है ना, टर्टॉइज हैं। मतलब वो एनिमल्स हैं जो आपने बेसिकली कभी सोचा नहीं होगा कि वो आप उनको देखेंगे वहाँ जाकर, और उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। क्योंकि हमने कभी इन लोग मतलब इन बर्ड्स तो खैर हम पाल चुके हैं पहले, बट स्नेक को टच करना, रेप्टाइल को टच करना, तो ये बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो वो हम लोग उधर पे उस चीज़ के लिए गए थे। तो हम लोगों ने पगडंडी को फार्म को घूमा, एक्सप्लोर करा। और अगर आप भी अगर उधर जाना चाहें, तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर जाइए, बच्चों के संग जाइए। आप लोग वाकई में मज़ा करने वाले हैं, और बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बेसिकली वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट वो सभी एज ग्रुप के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ मस्ती करेंगे, क्योंकि वो है ही एक ऐसी जगह फ्रेंड्स कि आप जाकर के एक अंदर से एक बचपन हमारा अपने आप बाहर आ जाता है। तो वहाँ ज़रूर जाइएगा आप लोग।
तो उसका भी जो चार्ज वगैरह रहता है फ्रेंड्स, वो 600 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से उसका चार्ज रहता है, और वो फ्रेंड्स ऑनलाइन ही बुकिंग होता है। उसको आप सोचे कि मैं वॉक इन करके वहाँ एंट्री करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आज मैं अपने इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल्स डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उनकी साइट पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ जा कर के आप जो है अपना वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, और आपको वहाँ से स्लॉट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। उसमें 3 स्लॉट्स चलते हैं, तो आपको जो भी स्लॉट अच्छा लगेगा अपने हिसाब से आप फिजिबल जो भी आपको रहे आप उस हिसाब से स्लॉट बुक कर लीजिएगा। तो वो एक हमारा पर्पस था वहाँ जाने का। तो हमने उस जगह इंदौर जा करके फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है पगडंडी को फार्म को एक्सप्लोर करा, और फिर हम लोग वापस अपने रूम में आ गए, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से लगभग अर्ली करीब कह लीजिए 3:30 बजे के आसपास हम लोग सीधा इंदौर से निकल गए महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के लिए फ्रेंड्स हमको जो डिस्टेंस लगभग 740 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था, जो कि इंदौर से था। तो इंदौर से फिर फ्रेंड्स हम लोग निकल गए वहाँ से महाबलेश्वर के लिए। तो ये मान के चलिए कि लगभग हम लोग सुबह 3:30 बजे के आसपास निकले होंगे, और रात बोले या शाम बोले, पर ये समझ लीजिए कि शाम 7 बजे हम लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए थे। सो काफ़ी लंबी ड्राइव रही, और लेकिन फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छी सीनिक व्यूज़ हैं फ्रेंड्स, अगर आप जाते हैं इंदौर से अगर आप महाबलेश्वर, तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं फ्रेंड्स, आपको मज़ा आएगा ड्राइव करते समय। रोड्स बहुत अच्छी हैं, रोड्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोल्स हैं, तो वो तो खैर उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, कैसे आप सब चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो जो मेरा कहने का पर्पस है कि आप जब इंदौर से महाबलेश्वर जाएंगे फ्रेंड्स, तो रोड्स बहुत अच्छी मिलेंगी आपको, बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, सीनरीज मिलेंगी, माउंटेन्स मिलेंगे। और जब आप महाबलेश्वर की चढ़ाई पर चढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको मज़ा आने वाला है वहाँ पर। अच्छा, और एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको ये मान के चलिए, झांसी से इंदौर और इंदौर से महाबलेश्वर जाते समय में भी हमको हर जगह CNG पंप्स अवेलेबल थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास CNG कार है, तो अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर CNG है तो आपको पूरे रास्ता CNG मिलेगा। हालांकि महाबलेश्वर में भी फ्रेंड्स आपको CNG पंप अवेलेबल है, वहाँ CNG मिल जाती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वहाँ पर लोकल टैक्सीज भी काफ़ी है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग जब एज अ टूरिस्ट हम लोग जब उस जगह जाते हैं, तो अगर आपको अपनी गाड़ी में CNG लेना है, तो वहाँ पर कुछ टाइमिंग्स हैं फ्रेंड। जैसे सुबह ये मान के चलिए कि वहाँ पर गाड़ी आती है करीब वही 8 या 9 बजे के आसपास इनका ट्रक आता है ना, CNG का जो ट्रक आता है। तो उसके बाद वो 9 या 10 बजे से लेकर के 3 से 4 घंटे फ्रेंड्स वहाँ चलता है, और वो CNG खत्म हो जाती है। और वो ये मान के चलिए कि आपको मतलब एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर लोकल टैक्सी वाले रात भर से गाड़ी को पेट्रोल पंप पे छोड़ देते हैं, लाइन लगा करके छोड़ देते हैं। अब आप ये सोचिए कि अब आप अगर अपने फैमिली के संग बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप रात में पेट्रोल पंप के वहां तो अपनी गाड़ी लगा करके सोएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आपने होटल या रिसोर्ट बुक करा होगा, तो आप वहीं जा करके रेस्ट करेंगे। तो वहां पर फ्रेंड्स अगर सपोज अगर आप ड्राइवर के साथ गाड़ी लेके जाते हैं, तो आप चाहें तो अगर आपको लगता है फ्रेंड्स, तो ड्राइवर को बोल दीजिए, तो वो रात में वहाँ पर चला जाएगा और सुबह आपकी गाड़ी में CNG लेके आ जाएगा। लेकिन खैर फ्रेंड्स, जब ऐसी जगहों पर जाते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ों को हम लोग अवॉइड ही कर देते हैं कि चलो ठीक है, इतना CNG में चले गए, थोड़ा सा पेट्रोल में भी चल जाएंगे तो कुछ जाएगा नहीं, है ना। क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है वहाँ घूमने के लिए कि हमें CNG लेना पड़ेगा, थोड़ा पेट्रोल पे भी चल सकता है। बट हाँ, अगर ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल CNG मिल जाएगी, बट ये उसके लिए आपको रात में गाड़ी छोड़ना पड़ेगी वहाँ, तब आपको सुबह CNG मिल जाएगी। अदरवाइज पेट्रोल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो पेट्रोल पंप भी वहाँ पर हैं, लगभग 2 या 3 पेट्रोल पंप्स आपको महाबलेश्वर में मिल जाएंगे। तो वहाँ बढ़िया जगह है, फिर आप वहाँ पर घूम सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पर इको पॉइंट भी है, एलिफेंटा व्यू वाला भी एक पॉइंट है ना, बड़ा खूबसूरत सा वो जगह है, ठीक है। फिर मैप्रो गार्डन है, वेना लेक है। फिर एक महाबलेश्वर प्रॉपर सिटी में जाएंगे, तो वहाँ को उनका भी एक लोकल मार्केट है, वो खैर हम लोग नहीं जा पाए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग वहाँ जाके, एक्चुअली वहाँ जा रहे थे तो हम लोग बहुत ट्रैफिक था, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर जिस मंथ में हम लोग, मई मंथ में हम लोग गए थे फ्रेंड्स, तो वहाँ ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि दिन में तो थोड़ा गर्म था, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो रात में फ्रेंड्स ठंडा था। रात में आपको ठंडा लगेगा, और तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ छोटा मतलब कहते हैं ना, पुलोवर्स या शॉल या कुछ भी अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं। तो टेम्परेचर अच्छा खासा डाउन हो जाता है। ये मैं आपको मई मंथ का बता रहा हूँ। अब अगर आप ये सीजन टाइम पे, जैसे अभी तो सीजन टाइम में मानसून चल रहा होगा फ्रेंड्स, वहाँ खूब बारिश, लेकिन अभी न्यूज़ में भी हमने देखा था कि वहाँ काफ़ी, है ना, लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं और काफ़ी नुकसान हुआ महाबलेश्वर में, तो वो थोड़ा रिस्की है फ्रेंड।
लेकिन हम मई मंथ में गए थे तो हमें बारिश नहीं मिली थी, बट हमें वेदर अच्छा मिला था। तो अगर आप लोग जाते हैं तो जा सकते हैं, पर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझ के जाइएगा कि क्या इस समय वह सिचुएशन अच्छी है, सेफ है, यानी क्योंकि सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ से फिर हम लोग महाबलेश्वर, हम लोग 2 दिन रुके थे, तो वहाँ से फिर हम लोग निकल गए गोवा। और गोवा में जाकर के फ्रेंड्स हम लोग ने इस बार जो है अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग जब गए थे तो हम लोगों ने वहाँ रिजॉर्ट लिया था। तो रिजॉर्ट में हम लोग 3 नाइट और ऐसी कुछ का पैकेज होता है ना, तो वो वाला हम लोग ने पैकेज लिया था। मेरा एक फ्रेंड, उसका फैमिली भी साथ में गया था, तो हम लोग साथ में गए थे, खूब मस्ती किया फ्रेंड्स। लेकिन गोवा एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फ्रेंड्स, सच बताओ, आप जितनी बार भी जाएंगे ना आपको लगेगा बार बार आओ, बार बार आओ। तो ये वो जगह की वाइब है ना। और जो एक बार गोवा जाता है ना फ्रेंड्स, तो वो फिर वहाँ का होके रह जाता है, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर वाकई में अल्टीमेट है फ्रेंड्स। और लोग वाकई में बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और हम भी जब लास्ट ईयर भी गोवा गए थे, तो हम लोग भी कई जगह जैसे ना इधर उधर भटक जाते हैं, रोड्स का नहीं पता लगता है, तो लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और मतलब कहते हैं ना कि बहुत प्यार से भरे लोग हैं, मतलब वो आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये अभी हम क्योंकि वहाँ पर ये मान के चलिए कि लगभग 6 से 7 दिन का हमने स्टे जो है गोवा में किया था। तो वो बहुत अल्टीमेट रहा। और जिस अपार्टमेंट में हम लोग रुके थे, उस अपार्टमेंट के जो ओनर थे, उनकी वाइफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं। और उस अपार्टमेंट का नाम था ऑक्टोपस लग्जरी अपार्टमेंट। वाकई में बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट था फ्रेंड्स वो। और हम लोग वहाँ स्टे करे और खूब मज़ा आया फ्रेंड्स, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और किचन भी था, तो उन्होंने हमको है ना इंडक्शन भी दिया, कुछ यूटेंसिल्स भी हमको दे दिए थे। कुछ चीज़ें नहीं थी तो उन्होंने ब्लिंकिट से परचेज करके हमको अवेलेबल कराया फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको वहाँ कॉपरेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग अपार्टमेंट्स ऐसे चुन लेते हैं कि हो सकता है वहाँ चीट हो सकती है। हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमें लगा था कि ऐसा ना हो कि कहीं हम अपार्टमेंट में रुके और हमें ना दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं फ्रेंड्स। और अगर आप लोग भी फ्रेंड्स इस अपार्टमेंट में रुकना चाहते हैं जहां हम लोग स्टे किए थे, तो आज मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स दे दूंगा, तो उनका मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनसे जो है ना आप बात कर सकते हैं और अपना स्टे आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो एक वो पार्ट था फ्रेंड्स। और फिर जहां हम लोग जो एक्चुअल में जो अपार्टमेंट हमारा था ना, वो अपार्टमेंट अरपुरा सिटी है ना, अरपुरा एक लोकेशन है वहाँ पर, अरपुरा एरिया कह लीजिए, अरपुरा। तो वो काफ़ी पॉश एरिया है फ्रेंड्स। और वहाँ से आप मान के चलिए वागेटर बीच है, आपका कैलंगुट बीच है, बागा बीच है। तो ये कुछ जो बीचेस है ना फ्रेंड्स, अंजुना बीच है, तो ये सब चीज़ें पास में है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, ये सब चीज़ें अगल बगल में है। मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो और फिर यहाँ से चपोरा फोर्ट जो है ना, चपोरा फोर्ट, वो भी वहाँ से नियर बाय है। तो मतलब आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी स्पॉट में रह करके आप काफ़ी कुछ गोवा को कवर कर सकते हैं आप। और ये है प्रॉपर नॉर्थ गोवा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर से हम लोग साउथ गोवा भी गए, साउथ गोवा को भी हमने एक्सप्लोर करा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियोस को देखिएगा हमारे इस चैनल में। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के प्रेम से, आप लोग के सपोर्ट से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग इस तरीके से ना मेहनत जुटा पाते हैं कि हम लोग इतना लंबा ट्रैवल अपने फैमिली के साथ में करें। देखिए हम भी इंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को कहते ना लेकर के जाते हैं कि चलो अभी टाइम है, घूम लेते हैं। फिर कल किसने देखा फ्रेंड्स, कब कहाँ हम किधर हैं नहीं जानते, लेकिन आज जो वक्त है वो अपने फैमिली के संग देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग निकलते हैं फ्रेंड्स, और इसी बहाने हम ये व्लॉग भी बनाते हैं, ताकि जो हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में वहाँ पर जाकर के चीज़ों को देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम आप लोग के साथ भी शेयर कर सकें। तो हमारे हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए फ्रेंड्स उसको शेयर भी कीजिएगा। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स साउथ गोवा में भी गए, और साउथ गोवा में भी हम लोगों ने काफ़ी बीचेस पे एक्सप्लोर करा। और फिर वहाँ हम लोग गए मिस्टर हैरी डिल्लन जी से मिलने के लिए। स्पेशली फ्रेंड मैं साउथ गोवा गया था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से उनके व्लॉग को देखता आ रहा हूँ और उनका फॉलोवर भी हूँ कह सकते हैं आप। तो मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात थी वहाँ जाना, साउथ गोवा, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन हम सब बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो हम लोगों ने पहले काफ़ी बीचेस वगैरह हम लोगों ने उधर पे जा करके घूमा और एक्सप्लोर करा, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे हैरी डिल्लन जी के यहाँ। तो बहुत अच्छे लोग हैं फ्रेंड्स, और उनके यहाँ से हमने खाना भी पैक कराया था।
तो कुछ चिकन करी वगैरह कुछ लिया था, चपाती वगैरह ली थी, बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स, वाकई में घर जैसा स्वाद था। तो कभी आप लोग उस साइड जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप उनके रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, जिसका नाम है फिश करी रेस्टोरेंट एंड बार, और जो कि जो है आपको साउथ गोवा में मिल जाएगा। सो अगर आप उनके चैनल देखते हैं, अगर आप भी उनके ब्लॉग को देखते हो, तो आप समझ जाएंगे फ्रेंड। और नहीं देखा होगा तो हैरी डिल्लन के नाम से आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, आपको वो भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से फिर फ्रेंड्स हम लोगों ने अपना प्लान बनाया था कि वहाँ से हम लोग जाएंगे मुंबई। तो गोवा से फिर हम लोग मुंबई निकल गए फ्रेंड्स। तो मुंबई हम लोग 2 दिन स्टे करे थे। तो मुंबई में भी हम लोग ने फ्रेंड्स जिस दिन गए थे उस दिन तो हम लोग रात हो गई थी, 11 के आसपास, 11:30 बज गया था हमको मुंबई पहुँचते पहुँचते। लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। NH-66 से हम लोग गए थे गोवा से मुंबई। तो रोड्स अच्छी हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत डाइवर्शंस हैं, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारे और आपके लिए बन रहा है, क्योंकि जब वो अच्छी रोड्स होंगी तो हम लोग को ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग ही मेन पार्ट है। अगर आप गाड़ी से जाते हैं, रोड अच्छी नहीं होंगी तो फिर गाड़ी से जाना बेकार है। रोड अच्छी होंगी ना तो आपको गाड़ी में जाने में मज़ा आएगा। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, रोड बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और कहीं कहीं उन्होंने सर्विस लेन भी दिया हुआ है सब जगह। तो सर्विस लेन भी कई जगह बहुत अच्छी बनाई है, जिससे कि आपको जाम की स्थिति ना मिले, क्योंकि जब हम लोग आए तो हमें कहीं कोई जाम ऐसा मिला नहीं। अगर आप हमारा ब्लॉग देखेंगे गोवा से मुंबई का, तो आपको उसमें NH-66 रूट के बारे में सब डिटेल्स मिल जाएंगी। तो रोड अल्टीमेट था फ्रेंड्स, बहुत अच्छे व्यूज थे, मज़ा आया, टनल भी हमको मिली थी। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मुंबई। मुंबई में हमने स्टे करा और 2 दिन। उसके नेक्स्ट डे हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग हाँ टायर्ड भी थे। पर हम लोग शाम को मूवी गए थे और मूवी देखी, और वहाँ मॉल में घूमा, मस्ती करी, शॉपिंग वगैरह करी। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे कोलाबा मार्केट और बैंड्रा लिंकिंग रोड, मरीन ड्राइव, और हम लोगों ने ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया और ये सब हम लोग ने एक्सप्लोर करा। तो वाकई में फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत है मुंबई। अगर अगर आप में से मेरे दोस्त अगर जो मुंबई से देख रहे हैं, तो वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है आपका फ्रेंड्स, वाकई में बहुत खूबसूरत है आपका शहर मुंबई। और हम लोग फिर आएंगे फ्रेंड्स और मुंबई को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन हम रुक पाए थे, ज़्यादा नहीं घूम पाए। सो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो मेरे दोस्त मुंबई से देख रहे हैं, तो मुझे वो जगह बताइएगा फ्रेंड जो घूमने के लिए है मुंबई में, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि आप लोग वहाँ पर रहते हैं फ्रेंड्स, आप हमें ज़्यादा बता पाएंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट से बताइएगा कि अगर हम नेक्स्ट टाइम मुंबई आते हैं तो हम कौन सी जगह को एक्सप्लोर करें, जो हमें वहाँ जाने में मज़ा आएगा, घूमने में मज़ा आएगा। तो वो प्लीज़ ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स से बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं फिर से मुंबई आने का। और क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो ट्रिप होगा फ्रेंड्स, वो अब फिर से गोवा होगा, और गोवा से फिर हम लोग निकल जाएंगे केरला की साइड में। तो वो भी हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि कब हमारा जाना होगा। वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग मुंबई रुके। मुंबई से फिर हम लोग वापस आ गए थे हम लोग इंदौर, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट भोपाल जाने का हमने पहले प्लान करा था, बट वो थोड़ा डिस्टेंस बड़ा हो रहा था। 800 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था मुंबई से भोपाल का। तो हम लोग फिर से फ्रेंड्स इंदौर रुक गए, क्योंकि वो डिस्टेंस हमको वो 400-500 किलोमीटर के आसपास का था। तो हम लोग फिर इंदौर रुके। इंदौर में रुक करके तो वहीं रात में स्टे करा हम लोगों ने, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वहाँ से इंदौर से सागर गए। तो सागर में जो है मेरे एक कज़न हैं, वो रहते हैं। तो हमने कहा इतना लंबा हम लोग ट्रैवल किए हैं, वहाँ से जब जाना ही है तो क्यों ना हम अपने भाई से, भाभी से, बच्चों से मिलते हुए जाएं। तो फिर हम सीधा इंदौर से जो है हम लोग चले गए सागर। और सागर में हम उनके यहाँ रुके, लगभग 2 दिन हम लोग उनके यहाँ भी रुके। और उस 2 दिन में उन्होंने बहुत मस्ती करी फ्रेंड्स। वहाँ पर एक वाटर पार्क था, इतना अच्छा नहीं था वाटर पार्क, बट ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अगर आप जाना चाहते तो आप वहाँ जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग में अगर आप जाएंगे हमारे चैनल में, तो आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा सागर के वाटर पार्क के बारे में भी हमने वीडियो डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे अपने शहर झांसी। तो लगभग ये जो हमारा जो पूरा ट्रिप था ना फ्रेंड्स, ये लगभग 19 दिन का ट्रिप था, है ना। तो 19 दिन बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 19 दिन अपने घर से ही बाहर थे, बाहर ही रुक रहे हैं, बाहर ही खाना खा रहे हैं। तो सब कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा था फ्रेंड्स हम लोगों का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जाने से पहले कि हमारा जो टोटल जो ट्रिप होने वाला है, वो 4000 प्लस किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। सो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हमने 4130 4130 किलोमीटर की जर्नी को किया है इन 19 दिनों के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि एक्चुअल में जो हमने ये पूरा जर्नी किया है, ये जो हम होटल्स में रुकते थे, हम लोग खाना खाते थे, बाहर शॉपिंग करते थे, है ना, और ये जितना भी हमारा जो टोटल जो एक्सपेंस हुआ है, ये कितना हुआ है आपको मैं
बताता हूँ, एक समरी में आपको बताता हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहूँगा कि किस किस में हमने कितना कितना पैसा लगाया है, तो जिससे आपको एक एस्टिमेट पता लग जाए कि अगर हम भी अपने फैमिली के साथ में अगर इतना लंबा ट्रैवल करते हैं तो लगभग हमारा क्या खर्चा आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल किलोमीटर जो हम चले हैं वो चले हैं हम 4130 किलोमीटर। अब जिसमें कि इंदौर में हमारा होटल का स्टे, हमारा अ, महाबलेश्वर का हमारा रिसोर्ट का स्टे, गोवा में हमारा अपार्टमेंट का स्टे है ना, इस तरीके से जहाँ जहाँ भी हम रुके तो टोटल हमारा जो होटल्स वगैरह में और इन सब चीज़ों में जो हमारा स्टे का जो चार्ज है ना, वो लगभग समवॉट 38 to 40,000 के आसपास रहा है ना। तो 38 to 40,000 हमने जो है अपने स्टे में ही खर्च किया है फ्रेंड। तो ठीक है, अब आप इतने दिन घर से बाहर रहेंगे तो आपको कोई ना कोई जगह तो आपको चाहिए ही रहने के लिए। सो लगभग फ्रेंड्स ये हमारा एक टोटल एस्टिमेट रहा है। हमने जो अपना खर्चा निकाला उसमें हमने हर चीज़ों को लिख के देखा कि कहाँ कहाँ कितना है, जब टोटल किया उस चीज़ को तो हमें पता लग गया कि लगभग इतना इतना खर्चा आया। तो अब देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से होटल लेना चाहते हैं, किस तरीके से रिजॉर्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है ये आपका स्टे 25,000 में भी हो जाए, 30,000 में भी हो जाए। और हमने भी बहुत कट शॉर्ट करके फ्रेंड्स हमने करा और रीजनेबल रेट के होटल थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, बट उसमें भी हमने बेस्ट निकाला ना, क्योंकि लंबा ट्रिप है। अब आप 1 लाख रुपए उसमें खर्च कर देंगे स्टे में तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप होटल में कितना रुकते हैं फ्रेंड्स, रात में सोते ही हैं, फिर पूरा दिन आप घूमते हैं, है ना। तो उसमें इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इतना अच्छा हो, प्लीजिंग हो, अच्छा हो, स्टे क्लीन, मतलब ना होटल्स जिसमें भी आप रुक रहे हैं आपका रूम क्लीन होना चाहिए ना, होटल अच्छा होना चाहिए, अच्छी लोकेशन पर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स को देख करके जो है हमने इन होटल्स को बुक किया था और ये वाकई में बहुत अच्छे होटल्स थे फ्रेंड्स। तो लगभग हमारा 38-40,000 के आसपास का खर्चा इसी में स्टे का आया था। अब उसके बाद अब मैं बात करूँ फूडिंग की, तो अब आप जब हम डे 1 से यहाँ से निकले थे फ्रेंड्स और जब हम लोग रिटर्न करें तो हम लोगों ने अपने अपार्टमेंट में भी खाना बनाया है फ्रेंड्स और बाहर भी खाना खाया है। महाबलेश्वर में भी होटल में बराबर खाना खा रहे थे, बाहर जा रहे थे तो ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच ये सब हो रहा था। लेकिन महाबलेश्वर में हमको जो है ना ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में इंक्लूड था, तो हमको जो है वो वहीं पर बुफे में मिल जाता था। लेकिन उसके बाद लंच करना है, डिनर करना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। फिर उसके बाद बाहर जाते हो, लंच डिनर के अलावा भी हम लोग बहुत सारे स्नैक्स खा लेते हैं ना, जैसे मोमोज हैं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे हैं वो खाते हैं पीते रहते हैं, चिप्स वगैरह, मतलब इसमें सब कुछ है। मतलब बच्चों बच्चों के लिए छोटा मोटा सामान से लेते हुए खाना खाने से लेकर के स्नैक्स से लेकर के लंच डिनर ब्रेक, मतलब एक ऑलमोस्ट मैंने आपको टोटल सारा बताया, जिसमें हमने किचन में अपने अपार्टमेंट में भी खाना बनाया था, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ हमने जोड़ा है। तो लगभग उसका एक लमसम जो खर्चा आ रहा है वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए के आसपास का, लगभग 30 समझ लीजिए, क्योंकि देखिए लगभग आप एक बार में होटल में खाना खाएंगे अगर 4 से 5 लोग तो 1,000-1,500 रुपए, 2,000 रुपए से कम का क्या बिल बनेगा आपका। तो लगभग इस तरीके से अगर आप लगाएं तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए आप समझ के चलिए कि लगभग इतना आपका फूडिंग का खर्चा आ जाएगा। अब इसके बाद अब शॉपिंग वो तो वाइसा वर्सा है फ्रेंड्स। अब आप किस तरीके की आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बट हमने उसका भी एक छोटा सा एक मतलब अमाउंट निकाल के रखा है। तो लगभग 20-22 हज़ार रुपए के आसपास का जो भी हमने कुछ खरीदना था थोड़ा बहुत खरीद लिया, कुछ कपड़े खरीद लिए थे, है ना, बच्चों ने कुछ टॉयज खरीद लिए थे। तो इस तरीके से ना कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो है ना खरीदी। फिर उसमें ये मान के चलिए कि उसमें जैसे गोवा से हमने काजू वगैरह भी खरीदे, है ना, और जैसे हम लोगों ने वो ड्राई वाला झींगा है, मोमेल मछली है ना, वहाँ जो गोवा में जो मिलता है, सी फूड मिलता है ड्राई वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी हमने खरीदा, वो सब हम लोग लेकर के आए थे साथ में। तो अच्छा लगता है फ्रेंड, मेरे मम्मी लोग को बहुत अच्छा लगता है वहाँ वो ना समुद्र का झींगा ये सब, तो उनके लिए हम लेकर के आए थे। तो मतलब टोटल मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें घुमा फिरा के 20-22 हज़ार रुपये के आसपास का मेरा एक लगभग एक हमने खर्चा किया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेंड्स, मेन है फ्यूल। अब हम आते हैं फ्यूल के ऊपर। तो फ्यूल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। देखिए अगर आप जैसे मेरी गाड़ी है ब्रेजा है, मैंने उसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉल कराया हुआ था। सो हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए, है ना, जैसा आप हमारे पूरे चैनल में देखेंगे, आप पूरे वीडियोस में आपको दिखेगा हम अपनी पूरी गाड़ी से ट्रैवल करे हैं। तो उसमें फ्रेंड्स एक तो पूरे सफ़र भर में हमको सब जगह सीएनजी पंप मिला। रेयरली कुछ पंप्स थे जहाँ सीएनजी हमें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मोस्टली मैं बोलूँ 90-95% के ऊपर मेरे को हर जगह सीएनजी मिला।
तो मैंने अपनी गाड़ी में ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी सीएनजी पर ही रन करी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी कहाँ पेट्रोल पर रन करी वो मैं आपको बता दूं, महाबलेश्वर में। क्योंकि महाबलेश्वर में फ्रेंड्स हमको सीएनजी, मैंने जैसे आपको बताया कि सीएनजी का थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको गाड़ी रात में लगाना पड़ती है। अब फ्रेंड्स वहाँ हम गाड़ी में सोने थोड़ी ना गए हैं, तो मैं कहा छोड़ो। तो लगभग वहाँ हमारी गाड़ी जो है चली है हमारी पेट्रोल पे। और मुंबई में भी फ्रेंड्स हम पहुंचे तो मुंबई में पेट्रोल पंप की भी, नॉर्मल पेट्रोल पंप की बता रहा हूँ, सीएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। वहाँ पेट्रोल पंप की मतलब पेट्रोल पंप्स पे भी भीड़ लगी हुई है। मतलब पेट्रोल पंप्स में ऐसी लाइन लगी हुई है जैसे सीएनजी पंप्स में लाइन होती है। टू व्हीलर वाले खूब लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं फ्रेंड्स। कुछ समझ नहीं आया उधर का क्या क्राइसिस है, उधर तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन सीएनजी पंप हमें मुंबई में जहां जहां मैं गया हूँ तो मुझे कहीं पर भी दिखे नहीं, दिखे तो वो जो है रनिंग में नहीं थे, वो बंद थे। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो वहां पर हमने जो है गाड़ी को अपना पेट्रोल पे चलाया है। तो अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं तो लगभग 14,000 रुपए के आसपास, 14,000 रुपीज के आसपास मेरी सीएनजी का एक कॉस्ट आया है इतने लंबे सफर में। सीएनजी सिर्फ 14,000 रुपये फ्रेंड्स, मायने रखता है, सोचिए आप। और सिर्फ 3,000 रुपये का मैंने फ्यूल लिया था, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है, जैसे मैंने बताया, महाबलेश्वर में हमने फ्यूल यूज करा और मुंबई में हमने फ्यूल यूज करा। महाबलेश्वर से जब हम गोवा जा रहे थे तो फ्रेंड्स हमको, जब तक हम NH66 को टच नहीं करे तब तक हमको सीएनजी नहीं मिला था। जब हम NH66 को हम टच किए थे ना, उसके बाद ही फिर हमको NH48 था, ऐसी कुछ है। आप मेरी वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स वहाँ का। तो जब तक हम लोग 4 लेन पर टच नहीं करे थे ना, तब तक हमें सीएनजी पंप नहीं मिला। जैसे हम 4 लेन पर आ गए थे, सतारा वाली रोड पर आ गए थे फ्रेंड, तो वहां से फिर हमको जो है गाड़ी में सीएनजी मिलना शुरू हो गया था। तो यहाँ से हमारा जो सीएनजी हमने टोटल जो फिल कराया फ्रेंड्स, वो लगभग 14,000 के आसपास हमारा सीएनजी का कॉस्ट। और 3,000 रुपये का मैंने फ्यूल लिया। उसके बाद फ्रेंड मैंने फ्यूल यूज नहीं करा, वो गाड़ी में भरा ही रहा। अब मान के चलिए मेरी गाड़ी टैंक फुल ही रही पेट्रोल में, क्योंकि मुझे हर बार सीएनजी मिल रहा था। लेकिन फिर जब मैं मुंबई आया तब मैंने फिर पेट्रोल यूज करा, तो उससे मेरी गाड़ी का 1 या 2 ही पॉइंट कम हुआ होगा, उससे ज्यादा मेरी गाड़ी का पॉइंट कम नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जब मुंबई से इंदौर के लिए जा रहे थे तो नासिक पहुंच करके मेरे को सीएनजी मिला, क्योंकि मुंबई से नासिक की रोड में मुझे 3 सीएनजी पंप मिले थे, लेकिन वहाँ सीएनजी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं नासिक पहुंचा था, नासिक सिटी क्रॉस करने के बाद ही मुझे लेफ्ट साइड में मुझे सीएनजी पंप मिल गया था, तो वहां से मैंने सीएनजी ली। सो लगभग फ्रेंड 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज का मेरा सिर्फ और सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन का ही खर्चा आया। फ्रेंड 17,000 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखता है 4,130 किलोमीटर की जर्नी में। अगर आप ये मत समझ के चलिए, अगर आप सिर्फ पेट्रोल पर चलते हैं और अगर आपके पास गाड़ी है, डिजायर जैसी गाड़ी है, या होंडा अमेज है, या होंडा सिटी है, या क्रेटा है, या ब्रेजाई है, या कोई भी आपके पास सिर्फ फ्यूल से चलने, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, और अगर आपकी गाड़ी माइलेज भी देती है 20-21 के आसपास का, फिर भी फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आपका लगभग 25,000 के आसपास, मतलब 25 से 30,000 के आसपास का बीच का आपका फ्यूल कंजम्पशन आ ही जाने वाला है। तो सीएनजी से फ्रेंड्स यही एक फायदा है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मेरी गाड़ी ने लगभग मेरे को 25 से 30 किलोमीटर के बीच का माइलेज निकाल के, एक एवरेज बता रहा हूँ, इसमें 3,000 का पेट्रोल भी इंक्लूड है ना। तो अगर मैं सिर्फ अगर 14,000 किलोमीटर पे अगर आप 350 किलोमीटर भी कम कर दीजिए मेरे 4,130 किलोमीटर की जर्नी से, तो उस हिसाब से मैं लगाऊंगा तो फ्रेंड्स मेरे को लगभग 28 से 29 किलोमीटर का माइलेज मुझे सीएनजी पर ही मिल गया गाड़ी का, है ना। लेकिन मैं आपको टोटल बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी पेट्रोल पर भी चली है और सीएनजी पर भी चली है, तो उसको अगर लमसम में अगर आप कर लीजिए तो लगभग मान के चलिए 25 से 26 किलोमीटर का मेरे को गाड़ी माइलेज दे, जो कि बहुत अच्छा माइलेज था फ्रेंड। अब मेरा कहीं कोई ऐसा खर्चा नहीं आया फ्रेंड, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी चली है। और पूरे सफर भर में मेरी गाड़ी एक बार पंचर नहीं हुई, गाड़ी ने बढ़िया माइलेज दिया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, गाड़ी ने कहीं किसी तरीके से कहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं करा। दूसरी चीज, रोड्स बहुत अच्छी हैं, है ना, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, तो मान के चलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लगभग फ्रेंड्स मैंने जो आपको एक अभी बताया है, तो अगर मैं उस तरीके से अगर मैं आपको उस तरीके से बताऊं कि होटल स्टे का, अगर मैं चलिए आपको एक अमाउंट दे देता हूं, तो जैसे होटल स्टे है वो लगभग मान के चलिए 38,000 रुपीज़ को आप जोड़ लीजिए, और पेट्रोल प्लस सीएनजी का आप 70,000 रुपये जोड़ लीजिए, जो मेरा लगा है एक्चुअल में, है ना। फूडिंग का 30,000 है, वो आप डिपेंड कर सकते हैं आप क्या खर्चा करते हैं, कैसा करते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक लमसम दे रहा हूँ, 30,000 जोड़ लीजिए। शॉपिंग का 20,000, वो भी वाइसा वर्सा है, वो आप पे डिपेंड करता है, बट 20,000 आप मोटा मोटा जोड़ लीजिए उसको। अच्छा, अब इसके साथ में एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, इसमें मैंने 1 साल का राजमार्ग ऐप से मैंने ना
टोल का भी मैंने पे कर दिया था 3000 रुपीज़ का, 3000 कुछ रुपए का, 3075 रुपये का शायद वो था। तो उसके बाद मेरे को जो है ना 1 साल या 200 टोल मेरे को उसमें मिल गए। तो हाँ, अब टोल की बात करते हैं फ्रेंड। जो ये पूरी जो मेरी जर्नी हुई है ना, इसमें लगभग मेरे 35 टोल लगे हैं, 35 टोल्स, जिसका मैं ऑलरेडी पे कर चुका था, है ना। 3000 रुपये मैंने 1 साल के लिए, और 200 टोल के लिए मैंने राजमार्ग ऐप में मैंने NHAI के उसमें जो है मैंने पे कर दिया था। अब 35 टोल का लगभग अगर आप फ्रेंड्स लगा लीजिए, मैं मेरे को ना कई बार 100 रुपये के ऊपर के भी सिंगल साइड के टोल मिले हैं, 120-130 रुपये के भी सिंगल साइड के टोल मिले हैं, है ना। कम से कम में मुझे 40-45 रुपये का भी मिला है, और फिर कहीं 60 रुपये, कहीं 80 रुपये, कहीं 95 रुपये, है ना। मतलब इसी तरीके से टोल्स होते हैं फ्रेंड। और हमें सिंगल जर्नी करनी थी, डबल तो हमारी थी नहीं, क्योंकि हम एक ही साइड जा रहे थे। तो उस हिसाब से मैं एक एवरेज भी ले लेता हूँ, 100 रुपये भी आप पकड़ लीजिए। तो 35 टोल का मतलब आप मान के चलिए 3500 रुपये, समझ रहे ना आप। तो 3500 रुपये आप टोल ही टोल में दे दिए। तो यहाँ 3000 रुपये से ये एक बेनिफिट मिल जाता है फ्रेंड्स कि आप, मैं 35 टोल दे चुका हूँ, अभी भी मेरे पास है। फिर उसके बाद मैं कई जगह भी घूमने गया हूँ, तो उसमें 10-15 टोल मेरे और कट गए हैं। तो अब वो बैलेंस मेरा जो भी बचा होगा, बट मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वो मेरे 35 जो है वो मेरे टोल लगे थे। तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर आप राजमार्ग ऐप से अगर 1 साल या 200 टूल्स का अगर आप ये रिचार्ज करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होगा, आप ले सकते हैं। और इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स कि ये आप पूरे साल भर में अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं ना, 200 टोल बहुत बड़ा अमाउंट होता है फ्रेंड। इतने टोल आप पूरे साल में नहीं कर सकते हैं, है ना। ये एक प्राइवेट कार के लिए होता है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे प्राइवेट कार ओनर्स के लिए होता है ना, जैसे हम लोग की जो कार व्हाइट प्लेट वाली होती है उनके लिए, येलो प्लेट टैक्सी प्लेट वाले गाड़ियों के लिए नहीं है। तो 200 टोल बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको आपको खर्च करना, इतना ट्रैवलिंग करना, अगर आप इतना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो भी फ्रेंड्स आपके पास बहुत लंबा समय रहता है, और आपको फिर भी बहुत सस्ता पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला टोल आप रिचार्ज अपनी गाड़ी में करा के रख लीजिए। सो इन सबको अगर मैं टोटल करूं, जो मैंने आपको अमाउंट बताया, होटल स्टे का 38,000, पेट्रोल का 17,000 प्लस CNG, फूडिंग का 30,000, शॉपिंग का 20,000, और 1 ईयर राजमार्ग ऐप जो मैंने पास करा है उसका 3,000। तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ फ्रेंड्स, तो लगभग 1,08,000 रुपये का टोटल ये खर्चा बन के आता है। एक टोटल में समरी में आपको बताना, ये 8 लाख मतलब 1,08,000 रुपये हो भी सकता है, 1,08,000 अगर आप अपने हिसाब से ट्रैवल करते हैं, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, वो डिपेंड करता है। पर ये जो एक्चुअल में जो मेरा मोटा मोटा खर्चा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसमें जोड़ के दिया हुआ है। तो लगभग मेरा 1,10 पकड़ लीजिए आप। तो 1,10 में हमने 19 दिन अपनी गाड़ी से इतनी सारी जगहों को एक्सप्लोर करा, घूमा, हम लोगों ने मस्ती करी, खाया पिया, शॉपिंग करी, अल्टीमेट एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर के आए फ्रेंड, जो पूरी लाइफ लॉन्ग बने रहना है हमारे साथ में। तो ये कुछ हमारा एक टोटल जो खर्चा था, और जो मेरा जो पूरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था, वो मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है फ्रेंड्स। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक वो डिटेल्स दी हैं जो फ्रेंड्स हमें जानने की ज़रूरत है। और जाने से पहले फ्रेंड्स, जब भी आप कहीं जाते हैं ना, थोड़ा उसके बारे में स्टडी करिएगा, रोड्स के बारे में स्टडी करिएगा, क्योंकि बहुत सारी रोड्स हैं, कहीं ना कहीं से कोई रोड कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो उसको आप हमेशा पहले क्लियर करिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, तो पहले आपको रोड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने 1-1.5 महीना लगभग इसी चीज़ में निकाल दिया था कि मैं किस रोड से जाऊँगा, क्या मेरे लिए बेस्ट होगा, क्या बेस्ट नहीं होगा, होटल कौन से बेस्ट होंगे, क्या मेरे परिवार के लिए सेफ होगा, क्या सेफेस्ट रूट होगा। तो ये सब चीज़ों को मैंने जब अपने डायरी में नोट किया, उसके बाद ही जाकर के फ्रेंड्स मैंने कहीं कोई डिसीजन उठाया इतना लंबा निकलने का। तो आप भी अगर इस तरीके से प्लान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपना एक पूरा चीज़ों को नोट डाउन करिए, उसके हिसाब से प्लान करिए, जानने के बाद ही निकलिए फ्रेंड्स। बिना कुछ भी जाने समझे मत निकलिए, ऐसा ना हो रास्ते में आप कहीं फंस जाए, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और जाते समय अपने साथ ना कुछ मेडिसिन भी कैरी करके चलिएगा, टायर वगैरह का अपना हवा वगैरह, स्टेपनी की भी हवा चेक करा के चलिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे गाड़ी के रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार पुलिस ने भी हमको 1-2 बार रोका था। तो मैंने उनको बोला कि आप एम परिवहन में आप जा करके देख सकते हैं, तो उन्होंने बोला वो हम उसमें नहीं देखेंगे, आप अगर कैरी करें तो दिखाई नहीं, तो फिर वो आपका चालान है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत गलत बात है, जब आप एम परिवहन में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन दिख जाती हैं, फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, तो वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं।
तो जब भी आप ट्रैवल करिए फ्रेंड्स, अपने संग हार्ड कॉपी रखिए अपने रजिस्ट्रेशन की, आपके इंश्योरेंस की, आपके पोल्यूशन की, अपना लाइसेंस, है ना। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास होना चाहिए, ये कैरी करके चलिएगा कि कहीं पर अगर कोई रोकता है ना तो आप ये आराम से इजीली उनको दिखा सके। गाड़ी में बिल्कुल भी फिल्म मत लगाइएगा, ब्लैक फिल्म हम लोग लगा के रखते हैं, उसको लगा के बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स, चालान कट सकता है गाड़ी का। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, गाड़ी को लिमिट में चलिएगा, हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलिएगा, सारे नॉर्म्स को फॉलो करिए, रोड के सारे नॉर्म्स को फॉलो करिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है ना फ्रेंड्स। तो ये मत सोचिए कि पुलिस से बचना है, ये सोचिए कि मुझे अपने परिवार को सुरक्षित लेके जाना है और सुरक्षित घर वापस करना है ना। तो इसीलिए आप लोग हर चीज का ध्यान रखते चलिएगा, कभी भी ओवर स्पीडिंग और कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम अपने लिए नहीं चलाते, हमारे संग और जिंदगी भी गाड़ी में रहती हैं, तो हमें उन सब की परवाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अपने परिवार के संग कहीं भी जाइए, सुरक्षित जाइए और स्वस्थ जाइए, है ना, और आराम से घूमिए फिरिए और अपने घर वापस लौटिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि मैं आने वाले समय में जो भी मैं कहीं जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ और नई वीडियोस लेके आता हूँ, वो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।